नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में, जिसकी शुरुआत हम ऐसे शख्सियत के साथ करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी करियर में बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल किया हो। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर साकेत सहाय जी। बहुत हार्दिक स्वागत है बिहार एट 9 में। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ इनके करियर से संबंधित, उपलब्धियों से संबंधित और जीवन में इन्होंने कैसे संघर्ष किए, उनसे जुड़े कुछ सवालात और उन सवालातों का सीधा जवाब। तो स्वागत है डॉक्टर साकेत सहाय आपका बिहार एट 9 में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो बातचीत की शुरुआत, जैसा कि मैं पहले भी करती रही हूँ, बातचीत की शुरुआत कुछ एक पंक्तियों से जो डॉक्टर साकेत सहाय जी को समर्पित है। वो पंक्तियाँ इनके संघर्ष को समर्पित है, इनकी कामयाबी को समर्पित है और इनकी उपलब्धियों को समर्पित है। कहते हैं ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो ये बहुत सटीक बैठता है डॉक्टर साकेत सहाय जी पे, जिन्होंने मंजिलों को पाया है और कश्तियों को हराया है और तूफान से भी अपनी कश्तियों को खींच लाए हैं। तो आज हम उसी शख्सियत की बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों को सराहेंगे और उनके संघर्ष की कुछ गाथाएं भी सुनेंगे और सुनाएंगे। तो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं हमसे और डॉक्टर साकेत सहाय जी भी हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, और आज हम इनसे बातचीत का सिलसिला यूं ही कदम दर कदम जारी रखेंगे। तो शुरुआत में जैसा कि हम अपने अतिथि का परिचय देते हैं, तो बातचीत का सिलसिला इससे पहले शुरू हो, मैं थोड़ा परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर साकेत सहाय जी का। डॉक्टर साकेत सहाय राजभाषा विभाग से जुड़े रहे हैं और मौजूदा वक्त में ये बैंक में हैं और पंजाब नेशनल बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजभाषा अधिकारी के तौर पे। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, सिर्फ साहित्य और संस्कृति में ही नहीं, अपितु इन्होंने देश, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए भी तमाम ऐसी चीजें की हैं जिनके लिए सरकार ने इन्हें सराहना दी है। अभी फिलहाल इन्हें हाल के वर्ष में, मुझे लगता है हाल के दिनों में, मैं कहूँ पिछले दिनों, इनको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने एक अवार्ड से नवाजा है। मुझे लगता है उस अवार्ड का नाम है कृति सम्मान, जो इनकी पुस्तक के लिए मिला है। डॉक्टर साकेत सहाय लगातार लगे रहे हैं साहित्य के उत्थान में और ये बहुत इनका इनका कंट्रीब्यूशन इतना व्यापक है जिसे हम शब्दों में सहेज नहीं पाएंगे। और ये लगातार लिखते रहे हैं, छपते रहे हैं अखबारों में भी, और किताबें भी इनकी हैं। इन्होंने प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग से जुड़ी चुनौती पे एक आलेख लिखा था, जिसे राजभाषा गौरव पुरस्कार भी मिल चुका है और मुझे लगता है पूरा देश उसको, उसकी सराहना भी कर चुका है। राजभाषा की चुनौतियों से संबंधित चीज़ों के बारे में, भाषा के बारे में और भाषा की दुरूहता को लेकर भी इन्होंने तमाम आलेख इनके आते रहे हैं। हमने इनको अखबारों में भी देखा है, किताबों में भी देखा है और लगातार ये सुर्खियों में बने हुए हैं। तो आज हम उन्हीं शख्सियत की बात करते हैं, उन्हीं डॉक्टर सहाय की बात करते हैं और बात करने के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भाषा के उत्थान के लिए और सामाजिक सरोकार के लिए कैसे अपने आप को इसमें संलग्न किया। तो स्वागत है डॉक्टर सहाय आपका, बहुत बहुत स्वागत बिहार एट 9 में। मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ इस मंच पे, जहाँ तमाम आप जैसे साहित्यकार, शिक्षाविद और लॉरिएट्स पीपल जुड़ते हैं और एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करते हैं। तो आभार आपका, आपने अपना वक्त दिया इसके लिए। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं आपकी करियर की कुछ बातों से। आप राजभाषा अधिकारी रहे हैं और आपने तमाम किताबें लिखी हैं और उन पुस्तकों में लगातार आप साहित्य सृजन को लेकर और साहित्य से जुड़ी समस्याओं को उठाते रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी काफी कुछ लिखा है और भारतीय, मैं देख पा रही हूँ जहाँ तक है, आपने भारतीय जनसंचार, भारत में पहली बार आपका इस तरह का शोध रहा, जो मुझे लगता है अपने तरह का अकेला शोध था जिस पे आपने पीएचडी किया है, और वो बहुत ही उस पीएचडी का विषय था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी 90 के दशक के बाद। तो इस तरह आपका ये सफर पीएचडी से होता हुआ राजभाषा तक जुड़ा। तो डॉक्टर साकेत, एक सीधा सवाल आपसे, राजभाषा अधिकारी होते हुए भाषा से जुड़ना कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार स्वाभिमान मंच को धन्यवाद देना चाहूँगा, दर्शनी प्रिया जी का, अमित जी का, कि जिन्होंने मुझे आप सभी से रूबरू होने का अवसर दिया। और मैं इस मंच को भी साधुवाद करता हूँ कि इस माध्यम से जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबी है कि हम सभी, एक आम जन भी एक स्रोत के रूप में जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, जुड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी इस मंच की खूबी है। और
भाषा के रूप में हम सभी जो सोचते हैं कि भाषा की उपयोगिता क्या है, इस जी मंच की उपयोगिता कहीं ना कहीं भाषा की उपयोगिता में छुपी हुई है, जी बिल्कुल। संवाद की, संचार की। आपने जी जी मेरे से पहला जो एक तरह से पूछा है कि राजभाषा और भाषा, जी जी। ये दरअसल भाषा का भारत समन्वय में, कैसे है? देखिए दरअसल भारत में राजभाषा को कोई अलग सा चीज का रूप दे दिया गया है, और जी वो जैसा कि है नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय संकल्पना में जी राजभाषा शब्द की उत्पत्ति के अगर इतिहास पे जाएंगे तो जी जी राजभाषा का मतलब ही है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में राजा को देवत्व की उपाधि दी गई है। मतलब जी राजा जो है हमारे लिए ईश्वर के द्वारा धरती पर एक उसका प्रतिनिधि है। जी तो वो जी प्रतिनिधि जो है वो क्या है, राजा है। वो जो जी भी करेगा जनता के लिए अच्छा करेगा, और राजा की जो भाषा है, जो राजकाज की भाषा है, जो जनता से संवाद की भाषा है, वही जी राजभाषा है। जी। तो जब हम लेकिन राजभाषा की बात, साकेत जी, मैं आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा रुकावट व्यवधान देना चाहूंगी, और एक सवाल है मेरे मन में। आपने राजभाषा की बात कही, पर राजभाषा, जिस भाषा की हम बात करें, वो सेग्रीगेट करता है आम जन को। जनभावना की जो भाषा है, आम जन की जो भाषा है, उस भाषा की अगर हम बात करें तो वो राजभाषा कहीं ना कहीं खुद को सेग्रीगेट करता है। तो क्या लगता है कि राजभाषा, चूंकि आप राजभाषा से आते हैं और मेरा सवाल भी बहुत तीखा है, कि क्या राजभाषा ने खुद को सेग्रीगेट किया है आम जन से न जुड़कर? देखिए सबसे बड़ी क्या होता है कि हमारे यहाँ देश में हम लोग कई बार जो प्राइमरी लेवल और टर्शियरी लेवल होता है ना, प्राथमिक स्तर पे और द्वितीयक स्तर पे जो सोच की क्षमता है, हम कई बार जी जी विषय में न जाके एक जो सुनी सुनाई बात है, जब हमारे संविधान में जो राजभाषा का महत्व है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 351 में उसमें बड़ी स्पष्टता से स्थापित किया गया है कि वैसी जी जी हिंदी, वैसी राजभाषा के रूप में वैसी हिंदी को हम स्थापित करेंगे जिसमें जी स्पष्ट रूप से देश की सभी भाषाओं, 8वीं अनुसूची में जो भी उल्लिखित भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको हम आत्मसात करेंगे। संस्कृत के अलावा जो भारत के भाषाओं के शब्द हैं उनको आत्मसात करेंगे, बस उनकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए। जी जी। तो साके जो राजभाषा के रूप में ये संकल्पना कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने की बात है, तभी तो भारत की सभी बोलियों भाषाओं का प्रतिनिधित्व है, और जी हिंदी जी इसी रूप में रही है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राजभाषा हिंदी हमेशा ही शिरोधारणी रही है, मुझे लगता है सभी भाषाओं के। और मैं कहूँ कि सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में महत्व रखती हैं, सिर्फ हिंदी ही क्यों, जी जी। तमाम तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की अपनी महत्ता है, और वो भाषा की अपनी का अलंकरण है, उसका 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 सौंदर्य है। तो लेकिन मैं एक बात करूं, अगर इसी सिलसिले में, इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, तो मुझे लगता है हिंदी का जो पाठक वर्ग है वो कहीं ना कहीं सिमट रहा है। और जैसा मैं पिछले दिनों भी किसी मंच पे थी, वहां पे ये बात उभर कर आई कि हिंदी समाज जो है, कई कई लेखकों और कवियों ने कहा कि हिंदी समाज एक संयुक्त परिवार की तरह है, जैसे जिसमें 4-5 पीढ़ियां एक साथ हमेशा कारगर होती हैं। और हमारे समय में क्या था कि एक 25 साल पर एक पीढ़ी बदलती थी, बट अब क्या है कि ये पीढ़ियां, ये नजरिया और ये भाषा लगातार बदल रही है। हर 5 साल पे कह लें, या यूं कहें 10 साल पे ये पीढ़ी बदल रही है, ये भाषा बदल रही है, संस्कार बदल रहे हैं, और भाषा की का मूल्य बदल रहा है। तो क्या ऐसा लगता नहीं कि भाषा वक्त के साथ खत्म हो जाएगी कहीं? ऐसा प्रतीत होता है, देखिए या भाषा की सा अनुगूंज रहेगी हमेशा? देखिए सांस्कृतिक संस्कृति और भाषा का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध होता है। तो हम्म, कोई भी सभ्यता कभी भी अस्थाई नहीं रहती है। उसकी जी संस्कृति अस्थाई हो सकती है या उसकी संस्कृति में जीवंतता हो सकती है। सभ्यताएं कभी भी अस्थाई नहीं हो सकती हैं, उसमें बदलाव जो है समय की मांग है। और संस्कृति और भाषा भी उसी के, भाषा में भी बदलाव है। जहाँ तक आपने पठन पाठन की संस्कृति में परिवर्तन की बात की है, निश्चित रूप जी से जी मैं इसे सहमत हूँ। और इसे केवल हिंदी भाषी समाज ही नहीं, इसे पूरा विश्व का जो पठन पाठन की संस्कृति है कहीं ना कहीं वहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। ये हम अपने देश के स्तर पे नहीं देखेंगे। हर भारत, दुनिया की हर भाषाएं अपने पाठक की कमजोर पड़ती संख्या से परेशान है। आप चाहे जी जी ब्रिटेन में चले जाएं या अमेरिका में चले जाएं, हम केवल अपने स्तर पे इस चीज को, लेकिन भारत में एक मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जी जो टीयर 2 और टीयर 3 के सिटी है, जो छोटे शहर है, जहाँ जी पे जी तुरंत बहुत ज्यादा प्रगति देखी जा रही है, उन शहरों में लोगों का एक जो अभी तक हम जब पठन पाठन की बात आती है तो दिल्ली या बड़े शहरों को देखते थे, लेकिन जब हम छोटे शहरों में जाएंगे
तो वहां पे जी ये संस्कृति धीरे धीरे आ रही है। और फिर से एक जैसे जैसे लोगों में उनकी मतलब पैसा के आर्थिक सशक्त हो रहे हैं, तो वहां पे पुस्तकालय की ओर से भी पुनः लोग लौट रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि पठन पाठन की संस्कृति हम ऊपर, अ, लेकिन हाँ, निश्चित अब रूप से हमें सोचने की जरूरत है। जी, जी। डॉक्टर सहाय, ये बहुत गंभीर मसला है और मुझे लगता है इस पे तमाम भाषाविदों और शिक्षाविदों को विचार करना चाहिए कि हाल के दिनों में भाषा सिमट रही है, हिंदी का जो पाठक वर्ग है वो सिकुड़ रहा है। और चाहे जी अनचाहे और जाने अनजाने हमें इस बात पे को मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियाँ हैं, या फिर उसके उसके हमारे विस्तार नीति में कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं, लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से भाषा लगातार सिमट रही है। आप याद करें वो दौर, वो वक़्त जब आप अपने छुटपन में थे, और उस दौर में जिस तरह से भाषा का विस्तार हो रहा था और जिस तरह से हिंदी पढ़ी जा रही थी, बोली जा रही थी, तमाम मंचों पे लिखी जा रही थी, और लोग उससे जुड़ रहे थे। क्या वो जुड़ाव अब मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में कहीं आप खो तो नहीं रहे हैं? वो महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो टीस, वो पीड़ा है कि पाठक वर्ग जी जी। सिमट रहा है। देखिए, भाषा को हमने उदारीकरण से के बाद कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने भाषा को केवल रोजगार से जोड़ दिया। और जब हम भाषा को रोजगार से जोड़ दिया, और जो अंग्रेजी के प्रति एक अंध मोह है, वो रोजगार और अंध मोह के चलते हम कहीं ना कहीं जो भाषा की मूल प्रकृति है, जो मूल जी। उसका संचार का संबंध है, संवाद का संबंध है, जो व्यक्ति के विस्तार का संबंध है। व्यक्ति का व्यक्तित्व का विस्तार तब होता है जब उसकी भाषा सशक्त होती है। तो जो हुँ। व्यक्तित्व का, हमने भाषा को कहीं ना कहीं गौण मान लिया है। हमारे बीते 30-40 सालों में जब से उदारीकरण को अपनाया है, तो हमारे लिए जी, अंग्रेजी का जो घुसपैठ हुआ है, तो जी। उससे हमारी भारतीय भाषाएं और हमारी सभी भाषाएं संक्रमण काल से गुजर रही हैं। मतलब ऐसा जी, जी। लगता है कि हम ट्रांज़िशन फ़ेज़ चल रहा है। जी जी, कि ऐसा कई लोगों को लगता है कि हम अंग्रेजी को नहीं पढ़े तो हमारा भविष्य क्या होगा, और हम यदि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं को पढ़ें तो केवल हम घर तक कैद हो जाएंगे। और यदि विश्व पटल पर जाना है तो हमें अंग्रेजी की ओर जाना है, या रोजगार करना है, या अपने पैरों पर खड़ा होना। तो ये जो भ्रामक धारणा स्थापित कर दी गई है उदारीकरण के बाद से, उसने जी, एक जी। पूरी पीढ़ी को विकलांग बना दिया है। और उसका जी, जी। आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत घातक होगा। तो हम सभी को इस ओर विचारने की जरूरत है कि अंग्रेजी को केवल हम एक भाषा माने, और जो हमारी के देश की दूसरी भाषाएं हैं उनको हम जीने का, जीवन शैली का, अपने सांस्कृतिक विस्तार का, अपने आप के विस्तार का जरिया मानेंगे। तब हमारी भाषाएं सशक्त होगी। अंग्रेजी तो हम बाद में भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन भाषा हिंदी को सर्जक सीखने बने। के लिए, अ, हाँ, कुल मिला भाषा के आप ये सर्जक तब कहना चाह बनेगी रहे, जब, सर्जक की भावना जी में, की भूमिका में भाषा आए हमारे सामने, समक्ष। जी भाषा जब तक सर्जक नहीं जी बनेगी, तब तक सशक्त नहीं बनेगी और वो आम जनभावना से नहीं जुड़ पाएगी। तो ये जी। ज़रूरी है कि आम भाषा में हिंदी को तिरोहित किया जाए, पिरोया जाए, ताकि लोग उससे जुड़ सकें, खुद को जुड़ाव महसूस कर सकें। मुझे लग देखिए रहा मैं है एक कि उदाहरण देखिए मैं एक उदाहरण यहाँ पे मैं कई जगह देता हूँ, यहाँ पे भी दोहराऊंगा कि जब मैं मॉरिशस गया था, तो या उसके पर भी कई लोगों ने लिखा भी है और समझा भी है कि गिरमिटिया देशों में जो लोग गए थे उस समय में, उनकी गिरमिटिया। जी जी, वो लोग जब वहाँ गए थे भारत से या के सभी हिस्सों से लोग गए थे एग्रीमेंट एग्रीमेंट के मजदूर के रूप में। तो उनकी जो स्थिति थी भारत के अंग्रेज के समय में जो हमारी स्थिति थी, उनसे जी, बहुत ज्यादा उनकी स्थिति और विकट थी। इसके जी, बावजूद तमाम मतलब विकट स्थितियों के बाद भी उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को जीवंत रखा, और जी। आज भी वो जीवंतता कहीं ना कहीं विद्यमान है। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ है कि मतलब आजादी के स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन की जो नींव रखी गई थी, स्वभाषा, स्व संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति जो एक जन जागरण चलाया गया था, एक अपनी लगाव था। संस्कृति के प्रति, वो जी, जी। लगाव कहीं ना कहीं जब 70 के दशक के बाद जब वो पीढ़ी धीरे धीरे कम जीर्ण शीर्ण हो गई आजादी के बाद की, तो जो नई पीढ़ी आई उसने उस पुरानी पीढ़ी के जो सांस्कृतिक और भाषा और देश के प्रति जो मोह था, उसको जी। उसमें रूप में नहीं संजोया, केवल एक विरासत के रूप में रखा, उसको आगे नहीं डॉक्टर डॉक्टर ट्रांसफर नहीं। साकेत, डॉक्टर सहाय, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी यहाँ पे। क्षमा चाहूंगी कि मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सवाल ये भी गंभीरता पैदा करता है कि हमारे हिंदी पट्टी के लोग जो बिहार और यूपी से आते हैं, और तमाम पूर्वांचली, जिन्हें हम पूर्वांचल की संज्ञा देते हैं, समस्या ये नहीं कि गिरमिटिया समाज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी हिंदी कितनी समृद्ध हो रही है, देश से बाहर कितनी समृद्ध हो रही है हमारी भाषा।
सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे अपने क्षेत्र में जहाँ पे क्षेत्रीयता के दर्जे से जो भाषा निकल के एक राष्ट्रीय दर्जे पे आई थी राजभाषा, वो अपने उत्तरांचल में ही कहीं ना कहीं, सॉरी अपने पूर्वांचल में ही कहीं ना कहीं वो भाषा जो है सिमट रही है। तो वो देखिए भाषा का जो आपने संस्कार था, वो भाषा संस्कार कहाँ गया? मैं उस भाषा संस्कार देखिए की बात कर रही हूँ। आपने एक बीच चीज में और ही मैं ऐड करूंगी हम्म, जी, मैं एक चीज और ऐड करूंगी। अभी कहा जा रहा हम्म, था कि पिछले 2-3 सालों में हिंदी के कई बड़े कवि चले गए हैं, जो 80 के दशक के बहुत बड़े कवि माने जाते थे। हम्म। तो क्या हम ये मान के चले कि उनके जाने के साथ ही वो दौर, वो 80 का दौर, वो कवियों का दौर समाप्त हो गया है? जरा इस पे भी प्रकाश डालें, लेकिन पहले प्रश्न के बाद। जी, अब आप करें, देखिए कंटिन्यू करें। देखिए मैंने बीच में ही मतलब मैंने एक उदाहरण दिया कि जब हम उन विकट परिस्थितियों में भी वो लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं, तो भारत में ऐसी स्थिति क्यों बनी, हिंदी पट्टी हो या भारत की दूसरी राज्यों में भी। तो सवाल यह नहीं है कि हम अपनी भाषा को क्यों, कहीं ना कहीं हमें हमारे खुद के भीतर अपनी भाषा से वो मोह नहीं है, वो प्रेम नहीं है। हम अक्सर सरकारों की ओर मुंह देखते हैं कि भाई सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन हम जब हम्म। स्वयं अपने घरों में की ओर झांकते हैं तो क्यों हम्म। चाहे वो मध्यम वर्ग हो या उच्च मध्यम वर्ग हो, या उनके अनुकरण में जो निम्न मध्यम वर्ग है, जिनके या उनसे नीचे जिनकी और आर्थिक स्थिति निम्नतम है, तो हमने हिंदी को केवल निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग तक सीमित कर दिया। उच्च मध्यम वर्ग को केवल हमने अंग्रेजी से बांध दिया। तो जो मध्यम वर्ग है वो अंग्रेजी में आने के लिए सोचा कि मैं अगर अंग्रेजी को अपनाऊंगा तो मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ जाएगा। तो भाषा को जो हमने एक आर्थिक स्थिति से और एक कहीं तो ना इसकी कहीं पैरोकारी कौन करे? इसकी पैरोकारी कौन करे? हम और आप तमाम ऐसे लोग भाषा की बात करते हैं, भाषा को समृद्ध करने की बात करते हैं, लेकिन इसकी पैरोकारी कौन करे? सवाल ये है, सबसे गंभीर मसला तो ये है कि भाषा लगातार हाशिए पे सिमट रही है, हाशिए पे जा रही है, और हम लगातार अंग्रेजी की पैरोकारी कर रहे हैं। मुझे लगता है साकेत जी की आवाज चली गई है, कुछ टेक्निकली फॉल्ट है, मुझे लग रहा है। शायद हम फिर जुड़ेंगे उनसे। जी, आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही है साकेत जी। साकेत जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अभी सुनाई दे रही है। जी जी, ठीक है, अभी ठीक है, बीच में आवाज चली गई थी। हाँ एनीवेज, हाँ। तो मैं उसी की जी बात जी। कर रही थी तो कि जी। जी जी मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग का क्या है कि हम लोगों ने भाषा को केवल सरकारों तक सीमित कर दिया, जबकि भाषाएं तब आगे बढ़ती हैं जब समाज की उसमें उस रूप में भागीदारिता हो। सरकारें दोषी तब होती हैं, सरकारों की अपनी भूमिका है, लेकिन हमने भी अपनी भूमिका को उस हद तक नहीं महत्व दिया जिस हद तक हमारी भूमिका होनी चाहिए। आप भारत की ही दूसरी भाषाओं को देखिए, वहां भी स्थिति कमजोर पड़ रही है, जो बांग्ला हो, मराठी हो, मलयालम हो। आमतौर पर इन तीन भाषाओं के लोगों को हिंदी के अपेक्षाकृत सशक्त माना जाता है, मलयालम, बांग्ला और मराठी। लेकिन यहाँ पे हिंदी का भी प्रसार, अब हिंदी का प्रसार फिर भी दक्षिण क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन उन भाषाओं का प्रसार हमारे क्षेत्र में बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, सीमित है। आप ठीक कह रहे हैं कि वो भाषाएं, उनकी स्थिति तो और ज्यादा हिंदी के मुकाबले बरक्स बुरी है। जी देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, जो कि हिंदी को हम उत्तर भारत से बांध कर ना देखें। क्योंकि हिंदी के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बोला था संस्कृति के 4 अध्याय में, इस देश में दो ही ऐसी भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, जिसके बारे में भारत का कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि यह मेरी मातृभाषा है। यह हम्म। पूरे देश की भाषा है। यह उत्तर हम्म। दक्षिण पूरब पश्चिम सबकी है। इसीलिए संविधान निर्माता ने इसको राष्ट्रभाषा से राजभाषा का दर्जा दिया, क्योंकि इस देश की राजभाषा का दर्जा उसी को दिया जाता है जो राष्ट्रभाषा होती है। सबको हम राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से, समाज के दूसरे कारणों से हिंदी को वह स्थान नहीं मिला, जिससे वो अन्य भारतीय भाषाएं भी कमजोर हो गई। और जब हम हिंदी का प्रश्न खड़ा करते हैं तो दूसरी भाषाओं की बात करने लगते हैं, और इस चक्कर में अंग्रेजी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है। तो हम सभी को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समान महत्व देते हुए अंग्रेजी को विस्थापित करना पड़ेगा। अंग्रेजी को केवल एक भाषा के तौर पर देखना पड़ेगा, अंग्रेजी को रोजगार के तौर पर भी नहीं देखना पड़ेगा, तभी नहीं, हमारी तो मेरा भाषाएं आगे बढ़ेगी। सवाल डॉक्टर सहाय, सवाल ये भी है कि इस अंग्रेजी के मुलम्मे को कैसे हटाया जाए? जो जो जनमानस में एक छाप है अंग्रेजी की, उस अंग्रेजियत को कैसे हटाया जाए? हम सवाल सिर्फ बड़े मंचों से उठाते हैं, सरकार की ये कवायद करे, फलाना संस्थाएं ये कवायद करे, या हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर रहे हैं उस मुलम्मे को हटाने के लिए जो हमने ओढ़ रखा है लबादा अंग्रेजी का?
जो जो अंग्रेजीदार लोग हैं कुछ एक इस देश में, जो भाषा को लगातार हांसी पे धकेल रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमने अपने लेवल पे ये प्रयास किया है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी हिंदी माध्यम में डालें? मैं उस प्रयास की बात कर रही हूँ। देखिए, मेरा बेटा है कक्षा दूसरी में जाएगा, उसको मैं स्वयं हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं बंगाल में जब था बैंक की नौकरी में, तो मैंने वहाँ पे बांग्ला भी सीखी, और जब हम लोग वसूली के काम से जाते थे तो मैं वहाँ पे बांग्ला का भी प्रयोग करने लगा। जब मैं महाराष्ट्र गया तो मैंने मराठी भी सीखी। जब मैं भारतीय वायुसेना में था तो असमिया भी मुझे आ गई थी। लेकिन हम लोग प्रयोग कम करने लगे तो भाषाएं मेरी धुरी भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन भाषाओं में जो आपस में इतनी ज़्यादा सामीप्य है भारत की सभी भाषाओं में, यदि हम सीखने चाहेंगे आपस में। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, भारतीय वायुसेना से ही मेरा एक बैचमेट था, बाला मुरुगन। वो तमिलनाडु के तंजावुर से था। उसको जब प्रशिक्षण केंद्र में उसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, उसने पूरी हिंदी सीख ली। डॉक्टर सहाय, आप दिख नहीं रहे हमारे दर्शकों को, मेरे ख्याल से तकनीकी समस्या आ रही है। डॉक्टर सहाय, आप दिख नहीं पा रहे हैं, तो एक बार जुड़े, दोबारा कोशिश करें। डॉक्टर सहाय, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? डिस्कनेक्ट हो गए हैं और हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी क्षमा कीजिएगा। जी जी सॉरी, क्षमा कीजिएगा। कुछ टेक्निकलिटी की वजह से हम शायद उनसे बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। खैर छोड़िए, मुझे लगता है बहुत से सवालात हमने डॉक्टर सहाय से किया, और उन सवालातों को हमने सिर्फ इसलिए पैना बनाया क्योंकि ये राजभाषा से जुड़े अधिकारी हैं और राजभाषा इनकी कर्म भूमि रही है और कर्म क्षेत्र रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार से भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर सहाय, मुझे एक सवाल और पूछना था। अभी हाल में ही मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को मैं बोलिए। बिहार एट 9 के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सहाय को अभी हाल में ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने एक खास पुरस्कार से नवाजा है। और उस पे पहली प्रतिक्रिया कैसी थी आपकी जब आपको ये अनाउंसमेंट पता चला कि आपको कृति अवार्ड दिया गया है? आई गेस तो कैसी प्रतिक्रिया थी? डॉक्टर सहाय बताएं कुछ, और जरा ये भी बताएं कि किस पुस्तक के लिए आपको ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो मैं पुनः धन्यवाद करूंगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि यह मेरी पहली कृति है। और इस पुस्तक के लिए मुझे पहली बार शोध के बाद मैंने पहली पुस्तक लिखी, और किसी के लेखक के लिए पहली पुस्तक उसके पुत्र के समान होता है, बच्चे के समान होता है। और उस पहली कृति को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृति मंत्रालय के जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से सम्मानित होना मेरे लिए व्यक्तिगत गौरव की बात है, प्रसन्नता का विषय है। और जो मेरे पुस्तक के पाठक हैं उनके लिए भी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि इस पुस्तक को काफ़ी सराहना मिली। और मैंने इस पुस्तक में एक चीज़ को उठाया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जो 90 के दशक के बाद आए, उन्होंने किस प्रकार से जाने अनजाने भारत में एक नई संस्कृति की रचना कर दी, जो कि कई बार उसका सकारात्मक भी प्रभाव आया, नकारात्मक भी आया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, उसमें लिखा था मैं हूँ अन्ना। भले वो मराठी में, उस टोपी पे देवनागरी लिपि का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ। जी जी, मैं हूं अन्ना देवनागरी लिपि में लिखा था, और उस मेरे देवनागरी लिपि हिंदी और मराठी की लिपि शायद संभवतः कुछ समानता है, तो क्या भाषा जी जी आपको जानकारी तो होगी। जी मराठी कोंकणी, हाँ जी बिल्कुल। तो उस आंदोलन का मैंने दूसरा देखा है कि उस आंदोलन के में हिंदी मीडिया चैनलों ने और अंग्रेजी मीडिया चैनलों ने जाने अनजाने पूरी दुनिया में देवनागरी लिपि को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित किया। हर किसी के मन में हुआ कि मैं हूं अन्ना क्या लिखा है। तो भाषाएं दूसरी महाद्वीपों में भी हमारी लिपि और भाषा पहुंची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। जो हम सभी, हमारे बच्चे और हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल देखते हैं,
जी जी, तारक कॉमेडी। मेहता का उल्टा चश्मा में जो उस जो धारावाहिक है उसका फिल्मांकन हुआ है आपको मुंबई में गोकुल धाम सोसाइटी बोलते हैं उसको, जो सीरियल के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। उसमें आप देखिएगा कि जो पात्र हैं वो पात्र तकरीबन भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी महाराष्ट्र जी। से हैं, तमिलनाडु से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, और पंजाब से हैं। लेकिन उन पात्रों को जोड़ने की एकमात्र भाषा है हिंदी। जी वो घरों में सब आपस में भाषा में संवाद करते हैं, जब वो पब्लिक जन आपस में बाहर में मिलते हैं, उन सभी को जोड़ने की एकमात्र भाषा हिंदी है। और उस चैनल को हम तब पहुंचाने में हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जो कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं हर घर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के बहाने हिंदी की जो पहुंच का विस्तार हुआ, हम उसको इस रूप में देखें कि हिंदी ने किस प्रकार से स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ने एक प्रकार से राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण की है। उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पे हम नहीं, उसके अलग रूप में प्रॉस जाएंगे। कॉन्स, जी जी, उसके प्रॉस कॉन्स भी हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। ये लंबी बातचीत जी। का विषय है जिस पे हम तो आगे चर्चा करेंगे। मैं जानना चाह रही थी कि आप जब दिल्ली लाइब्रेरी ने आपको ये अवार्ड देने की घोषणा की तो आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसी रही? मैं मतलब मुझे लगा कि मेरी मेहनत को सम्मान मिला है, और मैं इसके लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा उस मंच का कि जी जी। आपने मेरी पहली पुस्तक को ये सम्मान मिला। नहीं, बहुत बहुत हमारे तरफ से भी बहुत अशेष बधाइयाँ, और हमारे तमाम दर्शक जो जी देख पा रहे हैं धन्यवाद। अभी आपको और सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे आपको अभिनंदन, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार धन्यवाद। जो दर्शक दर्शक लगातार भेज रहे हैं हमारे नीचे, लाइव पे भी आ रहा है वो, कुछ लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और आपके लिए शुभकामनाएं आ रही हैं। डॉक्टर साकेत, आप बिहार के छपरा से हैं। मैंने आपका जीवन वृत्त पढ़ा, उसमें कहीं न कहीं ये लिखा है, और चूँकि हम इस एपिसोड्स में, प्रत्येक एपिसोड में एक किसी न किसी ऐसी हस्ती से बातचीत करते हैं जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, चूँकि आपका कार्य का अनुभव बहुत व्यापक रहा है, आपने बड़े व्यापक फलक पे काम किया है, आपने बैंकिंग सेक्टर का अनुभव रहा है, आपने एयरफोर्स में भी कुछ दिनों तक काम किया है, आपने तमाम देश के राज्यों में अलग-अलग जगहों पे अपना कार्य का अनुभव लिया है। तो अगर उस अनुभव को हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक एकीकृत तरीके से देखने की कोशिश करें, तो उस अनुभव में कहीं न कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो अपना राज्य है बिहार, मैं जिसकी चर्चा कर रही हूँ और जिस प्लेटफ़ॉर्म से हम आज बात कर रहे हैं, भाषा के मामले में और भाषा की समृद्धि को लेकर और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जिसमें हम भाषा, साहित्य और कला की बात करते हैं, कहीं न कहीं उसकी मौजूदगी धूमिल पड़ रही है। क्या ऐसा लगता है आपको? जी, मैं बिहार में एक जो मैंने महसूस किया है अभी जी। बीते 23 सालों के बाद मैं बिहार में पटना में पदस्थापित हुआ हूँ जी, जी। नौकरी के बाद। तो मैंने महसूस किया है कि हमारे यहाँ बिहार में अभी भी उदारीकरण के बाद जो एक नई मतलब पौध विदेशी आई का है। प्रभाव, हाँ वो बिहार में अभी भी अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से कम पहुंची है। और बिहार के लोग युवा वर्ग अभी भी अपनी मैं खामियों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अपेक्षा के अन्य राज्यों के मुकाबले वे ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी भाषा और बोली के प्रति अभी भी सचेत हैं। और अभी भी बिहार के गांवों में या शहरों में जाइए तो भोजपुरी, आग्रही हैं। मगही, मैथिली जी, सुनाई जी, जी। पड़ती है। जी, जी, जी। आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जब अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो वज्जिका का जो बोलबाला है, वो देखते ही बनती है। जी। मतलब तमाम ऐसी भाषाएँ, मैथिली, वज्जिका, जी। भोजपुरी, जो कहीं न कहीं अपनी समृद्धि के झंडे गाड़ रही हैं। और सिर्फ़ बिहार ही क्यों, मैं कहूँ बिहार से बाहर भी जी। दूसरे राज्यों में भी लोग कहीं न कहीं अपना योगदान भाषा के ज़रिए, कला और संस्कृति और साहित्य के ज़रिए लगातार दे रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आप इतने दिनों बाद बिहार की मिट्टी पे लौटे हैं और ज़रूर कुछ न कुछ अपना योगदान और कॉन्ट्रिब्यूशन देंगे। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं कुछ एक सवाल और करूँगी डॉक्टर सहाय। अम, सवाल ये है कि जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी ये सवाल अभी कुछ मिनट पहले किया था, कि 80 के दशक के कवियों का जाना लगातार जारी है और वो लगातार पिछले 3 सालों में वो निकले हैं। तो कहीं न कहीं वो गैप हुआ है क्या? एक एक लंबी दूरी कहीं न कहीं आई है, वो एक खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। तो हालाँकि मैंने कई मंचों से भी सुना है कि कविता लिखना एक सूफ़ियाना सिलसिला है। तो क्या आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं कि वाक़ई, चूँकि आपने कविताएँ भी लिखी हैं, आपके तमाम आलेख भी आते रहे हैं,
मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपने लगभग 1500 आलेख लिखे हैं अलग-अलग अखबारों के लिए और पत्र-पत्रिकाओं के लिए और शानदार आपका सफ़र रहा है साहित्य का और सृजन का। तो इसे समाज से जोड़ के कैसे देखते हैं आप? समाज के उत्थान में कैसे आपकी का ये सृजन देखिए कार्य मेरे करता है? देखिए सब मेरी जब मैं भारतीय वायुसेना में गया तो वहाँ के अंग्रेजी का माहौल जो था वहाँ का, और कार्यालय कार्यालय के भीतर जब बाहर हम लोग आते थे तो हिंदी का माहौल था। प्रशिक्षण केंद्र में भी जब हम कक्षाओं में जाते थे तो क्लास जब ट्रेनिंग सेंटर में हर चीज़ अंग्रेजी में था। तो कई बार जी। हमें हम लोग को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग गए हैं हमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। बैंकिंग में भी अंग्रेजी का माहौल बहुत ज़्यादा है, हालांकि बैंकिंग में चूंकि भारत के हर तरह के वर्ग से लोग गए हैं तो बैंकिंग सेक्टर को मैं जो भारत की प्रशासनिक सेवाओं के मुकाबले वहाँ पे ज़्यादा भारतीय संस्कृति या भारतीय भाषाओं का ज़्यादा पकड़ है, एक माहौल है सकारात्मक बैंकिंग सेवा में। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि भाषा की प्रयोजनता को, भाषा की उपयोगिता को, हम सभी जो भाषा से जुड़े लोग हैं, हमारी प्राथमिक हमारा दायित्व तो है कि हम भाषा की उपयोगिता को हर स्तर पे स्थापित करें। और जब भी मैं कोई लेख लिखता हूँ तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने लेख से जो भी हम लिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का पोस्ट हो, चाहे वो मेरा लेख हो पत्रकारों अखबारों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से या पुस्तकों, हम अपने पाठक को, अपने अपने श्रोता को, हम अपने दर्शक को समाज उसको क्या देना चाहते हैं, मेरे इस बात से उसको क्या फायदा मिल रहा है, उसको उसको जी। समाज को क्या मिल रहा है इसका फायदा। जब एक लेखक के रूप में, एक समाज, एक नागरिक के रूप में, मैं लेखक से अधिक मैं अपने आप को एक नागरिक मानता हूं कि नागरिक के रूप में हमारा दायित्व अपने समाज, परिवार और संगठन के प्रति जरूर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं अपने देश, समाज और परिवार के प्रति। तो डॉक्टर हमारे साहब हर बहुत कार्य में, जी, जी। जी, जी। कैरी हमारे ऑन हर सर। कार्य में यह झलकना चाहिए जी, और जी। इतनी बहुत ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने और मैं इस बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ पूरी तरह कि भाषा सहयोगी तभी हो सकती है जब हम भाषा के प्रति निष्ठा दिखाएँ और ईमानदारी दिखाएँ। चूँकि आप भाषा से जुड़े रहे हैं और भाषा की लगातार सेवा करते रहे हैं और आप भाषाविद भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, साहित्यकार हैं, सृजनकार हैं और रचनाकार हैं। उस रचनाकार से मेरा एक सवाल है कि क्या आपने सृजन के स्तर पे और एक भाषाविद के स्तर पे क्या चूँकि अब आप बिहार में गए हैं, तो क्या आपने युवाओं को प्रेरित करने का कार्य किया है? राजभाषा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ कि आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग बिहार में है या मैं यूपी की बात करूँ या उत्तर पट्टी की बात करूँ, वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि राजभाषा जैसी कोई चीज़ भी है और उससे जुड़ा भी जा सकता है और उसमें अपना एक करियर स्कोप तलाशा जा सकता है। तो चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और राजभाषा को आपने तमाम लंबे वक़्त तक एक बहुत बड़ी सेवा दी है अपनी, तो क्या आपने उस अनुभव का फ़ायदा वहाँ पहुँचा रहे हैं? युवाओं को जोड़ रहे हैं? उन्हें कहीं न कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आएँ इस फ़ील्ड में और अपने करियर को शेप दें, अपनी मंज़िल तलाशें? देखिए मेरा हम में एक, चूंकि मैं अपने आप को ना भाषाविद मानता हूँ ना कुछ, मैं अपने आप को एक हिंदी प्रेमी मानता हूँ, भाषा प्रेमी मानता हूँ। हुँ। और मेरा आप ज़्यादा भाषा की जुड़ाव, सेवा कर रहे हैं इसलिए मैंने भाषाविद कहा आपको हाँ, और लाज़मी क्योंकि है कि आपने जी, जी। क्योंकि मैं, मेरी भाषा की समझ उतनी ज़्यादा गहरी नहीं है जितना हिंदी के और भारतीय भाषाओं के, मतलब जो उनकी जीवंतता है, जो उनकी उपयोगिता है कि हम कैसे अपनी भाषा के बल पे अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। तो मैं अपने लेख में, अपने आसपास के समाज में, जहाँ पे मैं कार्यस्थल पे कार्यरत रहता हूँ, वहाँ पे मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं 10 लोग, 15 लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं वो अपनी भाषा को उतना ही प्रेम करें जितना अपने आप से करते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारी भाषाओं से है। हमारा, मैं अक्सर जी। मैं बोलता हूँ कि हिंदी की सेवा नहीं करता हूँ, अपनी माँ की कोई सेवा नहीं कर सकता है। भाषाएं हमारे लिए माँ से बढ़कर है, माँ तो बाप हम ये के उम्मीद कोई भी करें व्यक्ति। डॉक्टर सहाय हम ये जी अपेक्षा करें कि आने वाला वक़्त सुनहरा होगा और उसमें जो अंग्रेज़ी की जो छटाएँ हैं वो कहीं न कहीं छटेंगी, जो बादल हैं गहरे वो घने अंधेरे बादल वो छटेंगे और हमारी भाषा कहीं न कहीं खिल कर आएगी। चूँकि उस स्तर पे प्रयास भी हो रहे हैं और जारी है। मुझे लगता है निजी प्रयासों की ज़्यादा महती आवश्यकता है। व्यक्तिगत तौर पे लोग प्रयास करें तो चीज़ें बदल सकती हैं और निसंदेह स्थितियाँ बदलेंगी।
हालांकि अभी त्वरित विकास की बात करें, हम त्वरित बदलाव की बात करें, तो बेशक उसमें थोड़ा वक्त है, बट आने वाला वक्त मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा निसंदेह। और मुझे बेहद खुशी है कि आप अपनी कर्म भूमि में और अपनी जन्मभूमि पे रहकर वहाँ पे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, युवाओं को भाषा के प्रति आग्रही बना रहे हैं और भाषा को समृद्ध करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ एक सवाल और, आपने कई मैं किताबें। बीच में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्षमा कीजिएगा, इस जी जी बिहार स्वाभिमान मंच के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि जो बिहार के ही केवल नहीं भारत के रत्न रहे हैं, जी जी। चाहे वो देश आधुनिक भारत में न केवल प्राचीन भारत, आधुनिक भारत के भी, मैं इस मंच के माध्यम से अपील करूंगा कि उनकी जयंती पर उनके योगदानों पर निश्चित रूप से चर्चा की जाए, तो इस मंच जरूर की जो छटा है और बिखर जाएगी। जरूर चाहे अभी जरूर। जो भी शहीद हुए हैं, जो भी बिहार की धरती से पूरी दुनिया को विभूषित किया, जी जी उन्होंने सुशोभित किया है, उन पे जी जरूर जी चर्चा कराएं। जी जी तो जरूर। इस और ये तभी बड़ा अच्छा हमारा सुझाव। स्वाभिमान जागृत होगा। जी जी, ये बहुत अच्छा सुझाव जी है और निसंदेह हम इस सुझाव पे काम करेंगे, और अगली कड़ी में हम तमाम ऐसी चीजों को लेकर आएंगे जिसका सुझाव आपने दिया है, और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं आपको लगातार, और उनके जी कमेंट्स भी नीचे आ रहे हैं। तो आपकी बात पहुंच गई है उन तक, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगले चैप्टर में हम इस पे जरूर काम करेंगे। डॉक्टर जी, साहब, आपने धन्यवाद। विदेशों में अभी खूब भ्रमण किया है और देश विदेश में अपने अपने परचम को लहराया है, भाषा के लिए अपनी प्रस्तुति दी है और अपने देश की भाषा को विदेशों तक लेकर गए हैं। मेरा सवाल अक्सर होता है लोगों से और भाषाविदों से, खासकर मैं आपको बार बार भाषाविद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भाषा के सिपाही हैं, आप कलम के सिपाही हैं, इसलिए मैंने आपको भाषाविद कहा है और आगे भी इसकी संज्ञा देती रहूंगी। आखिर ऐसी जरूरत क्यों है कि भाषा को लगातार वैश्विक मंच पे ले जाया जाए? क्या 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 हमारी भाषा में वो ताकत नहीं रही कि उसे प्रचार की आवश्यकता है, उसे उसके लिए एक प्रोपेगेंडा की जरूरत है? आखिर भाषा को इस तरह से निकृष्ट क्यों बनाया गया कि उसे वैश्विक प्रचार की जरूरत है? आखिर वैदेशिक भाषाएं तो यहाँ हमारे देश में प्रचार के लिए नहीं आती। मुझे नहीं लगता मैंडरिन भाषा, अगर हम चाइना की बात करें, अमेरिका की अंग्रेजी की बात करें, तो उनके लिए कोई खास दिवस मनाया जाता हो। ये सवाल बड़ा तीखा है, लेकिन बहुत जायज और वाजिब सवाल मैंने किया है। आखिर भाषा के ये प्रचार की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं, ब्रिटिश लाइब्रेरी को क्या आप मानती हैं? ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी वाज सेंटर को नॉट, आप नहीं वो नहीं, एजेंडा मैं नहीं है। आप नहीं, मेरा एजेंडा सवाल है। छोड़, देखिए हम इसको विश्लेषण अलग रूप में करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए मैं आपके नहीं, मेरा हिंदी सवाल दिवस के मेरा बारे। सवाल आप, नहीं नहीं, मेरा आप सवाल आपने समझा नहीं। मेरा सवाल ये है कि भाषा के प्रचार की आवश्यकता क्यों? क्या भाषा स्वयं में समृद्ध नहीं है, या उतनी ताकत या शक्ति नहीं है भाषा में कि उसके प्रचार की आवश्यकता हमें पड़ी? क्यों? मेरा सवाल ये है। देखिए, भाषाओं का प्रचार नहीं होता है, भाषाओं के साथ उसकी संस्कृति का भी प्रचार होता है। मैं अक्सर बोलता हूं ना कि भाषा केवल अपने आप में भाषा कुछ नहीं होती है। भाषा किसी देश की अभिव्यक्ति का जरिया होती है, भाषा किसी संस्कृति की अभिव्यक्ति के जरिया होती है। कभी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था, जब वो दक्षिण पूर्व एशिया में गए थे, तो बोले कि दक्षिण पूर्व एशिया भारत की ही भूमि का विस्तार है। यदि आप भारत का विस्तार करना चाहते हैं, यदि राम को और पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो आप संस्कृत और हिंदी को भी वहां पे अपनाएं, और उनकी भाषाओं में, इंडोनेशिया की भाषा में, मलेशिया की भाषा में जो हिंदी और संस्कृत का जो सामिप्य है, उसको देखना पड़ेगा। तो जब हम भारत के बाहर डॉक्टर सहाय जाते हैं डॉक्टर और हिंदी सवाय की बात सवाल, करते हैं। नहीं नहीं, सवाल ये है, सबसे माफिक सवाल ये है कि हमारे, मैं अगर वैश्विक स्तर पे बात करूं, ग्लोबल लेवल की बात करूं, तो हमारे यहाँ ना किसी अंग्रेजी दिवस की संकल्पना है विदेशों में, और ना ही किसी फ्रेंच दिवस, अंग्रेजी दिवस, ब्रिटिश दिवस, इस तरह की भाषाओं की संकल्पना नहीं है ना। मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ कि हिंदी दिवस की संकल्पना की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? क्यों इसे, देखिए, क्या हाँ, इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए तो अब यूं तो हम क्यों ना हम समृद्ध करें भाषा को स्वयं, की उसकी प्रचार की आवश्यकता ना पड़े। मैं वही बार बार देखिए आपको लाना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काफी पुराना प्रश्न है और हर मंच से उठता है, इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा। मेरा ऐसा कि देखिए, हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, क्या उसमें प्रचार प्रसार होता है? हम गांधी जयंती मनाते हैं, क्या प्रचार प्रसार होता है? हम अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, क्या प्रचार? हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की लंबी गुलामी के बाद भारत भाषा ने के एक तौर पे। ऐसी भाषा को अपनाया जो हिंदी थी, जो पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा थी, उसको राजभाषा का दर्जा दिया। इस खुशी में मनाया जाता है।
और अब हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे सिस्टम से जुड़े लोग हैं, यदि उसको प्रचार प्रसार से ज्यादा बोलते हैं, भाई हम किसी दिवस को क्यों मनाते हैं? हम अपने माता पिता को भी स्मरण करते हैं, हम अपने पुरखों का स्मरण करते हैं, हम आज भी हर किसी की जयंती मनाते हैं। हिंदी दिवस पर ही क्यों आपत्ति है मेरे को? नहीं क्या नहीं, क्योंकि आपत्ति एक नहीं है राजनीतिक डॉक्टर वितंडा सहाय। है? नहीं नहीं, सवाल ये है डॉक्टर सहाय कि वैश्विक मंच से अगर आप प्रचार कर रहे हैं या सम्मेलन, बड़े बड़े मंचों से सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सम्मेलनों का निहितार्थ क्या है? आप ईमानदारी और निष्ठा से ये जवाब दें मुझे कि क्या हिंदी का भला हुआ है उससे, या हिंदी का देखिए भला के हिंदी, लिए, हिंदी के भला के लिए हमें स्वयं अपने लेवल पे व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करने की आवश्यकता है। जन जन को इसमें इसमें आहुति देने की आवश्यकता है, न कि सरकार इसमें अपनी वैचारिक आहुति दे। हमें स्वयं को इसमें उतारना पड़ेगा, हमें स्वयं भाषा से देखिए जोड़ना पड़ेगा, या जुड़ना पड़ेगा, तभी हिंदी का देखिए हाँ जी, उद्धार होगा। खैर, देखिए ये बहुत लंबी सरकार, बहस का सिलसिला है। जी जी, मुझे लगता है इस मसले में हम ना पड़े देखिए तो ये। देखिए सरकारों की अपनी भूमिका है, समाज की अपनी भूमिका है। और जहां तक देखिए हर भाषा और हर संस्कृति के लिए जो देश, सभी देश अपने अपने स्तर पर प्रयास करते। आप पड़ोस में नेपाल में देखिए, वहां पे चीन क्या क्या कर रहा है अपनी भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए। नहीं ठीक है आप आप। आप हर, तो हम हिंदी के लिए अगर हम जा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? देखिए नहीं नहीं, उसकी आप इसको उपयोगिता और अन्यथा ना उसके, लें। मेरा सवाल वो नहीं, नहीं आप मैं अन्यथा ना लें। अन्यथा, नहीं मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमति और असहमति से दर्ज करते हुए जो मैं उसका मूल भाव है, देखिए मेरा सवाल सिर्फ इतना है डॉक्टर सहाय कि इसका निहितार्थ क्या है। मैं स्वयं एक इस, भाषाविद हूँ, मैं स्वयं भाषा से जुड़ी रही हूँ और भाषा की सेवा जी कर रही मुझे, हूँ, लेकिन जी मुझे मुझे इसकी पता है। संकल्पना और अवधारणा पे हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा नजर आता है कि आखिर क्यों, उसके क्या क्या भला हुआ है हिंदी का। आज भी तमाम बड़े मंचों से हिंदी की बात बोली जा रही है, ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं जमीनी हकीकत नहीं दिखती। मैं इसलिए बार बार लोगों को कहती हूँ कि उसे हमें खुद जुड़ना पड़ेगा भाषा के उत्थान के लिए। देखिए उसके लिए सरकारों से ज्यादा मैं जनता को ज्यादा दोषी मानता हूं, क्योंकि जी, जनता मैं वही कहना कभी चाह रही हूँ। आवाज नहीं उठाती अपनी भाषाओं के प्रति। जी जनता जी, मैं को वही कह रही हमारे हूँ। देश में अपनी भाषा और संस्कृति से मैं बुरा नहीं मानेंगे, बहुत कम लोगों को मोह प्रेम है। जी हम जी, केवल बिल्कुल ठीक उसी कह रहे चीज हैं। को तरजीह देते हैं जिससे मैं हमें सहमत आर्थिक हूँ। लाभ हो। जी मैं खुद भारत सरकार के स्तर पे मैंने देखा है कि हिंदी से जब किसी को लाभ होता है तो वो लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, लेकिन दैनिक स्तर पे उसी हिंदी को नहीं उतना तरजीह देते हैं, क्योंकि उनको उससे कोई प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलता है। आप ये लेकिन जब तो वो स्वयं के स्तर आप पर अंग्रेजी को तरजीह देते हैं। मैंने कई मंचों पे ये देखा है कि लोग खुद को, स्वयं जी को हिंदी भाषी कहलाने में बहुत ही अजीब, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा फील करते हैं। और ये सिर्फ यही इसी की बात नहीं है कि भाषा का उत्थान इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, हम स्वयं काम नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं भाषा को हाशिए पे धकेल रहे हैं लगातार, इसलिए ऐसा हो रहा है। चीजें ऐसे नहीं देखिए बदलेंगी उसके लिए। जब तक जी आप किसी एक विभाग के भरोसे भाषा के विकास को बांध देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी रखेंगे और तमाम अनुच्छेद नियम की उस उपयोगिता को सरकार सर्वांगीण रूप से नहीं सोचेगी, कोई भी भाषा, समाज या संगठन का विकास नहीं होगा। हमें जी जी सबका साथ सबका विकास जो सरकारें बोलती हैं, उसी के तहत भारत की भाषाओं का भी विकास करना पड़ेगा, और इसमें सरकार, समाज, संगठन तीनों को आगे आना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। आप मैं शब्दशः सहमत हूँ आपसे। और मुझे एक सवाल ये भी लगता है, बार बार खटकता है, कि जब तक हिंदी भाषी भाषा बोलते वक्त खुद को गौरवान्वित न महसूस करे, तब तक भाषा का उत्थान नहीं हो सकता सही मायने में। इसलिए हमें गर्व जी के जी साथ भाषा का प्रयोग करना होगा, कहीं भी किसी भी मंच से, चाहे वो वैश्विक मंच हो, चाहे वो देश का मंच हो। हमें ये पूरे गर्व और गौरव के साथ भाषा को अपनाना होगा, तभी भाषा हमारी जी अपनी बिल्कुल। बनेगी। खैर, बात का सिलसिला हमने काफी लंबा खींचा और बहुत सारी सवालातों के जवाब और तीखे सवाल और जवाब हमने किए। एक सवाल और चलते चलते डॉक्टर सहाय, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और उम्मीद है हमारे दर्शकों को पाठ आपके, खासकर आपके जो आपका एक बड़ा पाठक वर्ग है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है लगातार, आपने अपनी लेखनी के जरिए एक बहुत बड़े पाठक वर्ग को खड़ा किया है। तो आपके पाठकों के लिए कुछ किताबें नई जो आने वाले हों कल में, कुछ भविष्य की किताबें, उस पर कुछ प्रकाश डालें। कुछ एक रचनाएं जिन पे आप काम कर रहे हैं या फिर वो भविष्य में आएंगी, कुछ ऐसी किताबें, कविताएं, कहानियां, आलेख, क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उस पर कुछ विचार करें, विचार दें। शीघ्र ही आप सभी के समक्ष मैं अपनी मेरी जो बहन है बड़ी, उनके साथ मिलकर हम लोग एक पुस्तक आ रहे बिहार राष्ट्रभाषा अकादमी से, जो बिहार, न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के उन सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत की स्वाधीनता संग्राम में।
के लिए फांसी की बेदी पे चढ़ गए और अपने परिवार को सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के नाम। मुझे लगता है भारत सरकार जब अमृत जयंती बना रही है भारत की 75वीं स्वाधीनता पर, तो इन पुस्तकों की जरूरत है और शीघ्र ही मेरी ये पुस्तक आएगी आप सभी के समक्ष। क्या आप बिहार सरकार के साथ मिलकर भाषा के साथ कुछ काम कर रहे हैं, भाषा के उत्थान और प्रगति के लिए कुछ और भी योजनाएं हैं भविष्य में? मेरी योजना है कि बिहार और जो भी भारत के मतलब जिनको हम क क्षेत्र में राज्य मानते हैं, क क्षेत्र का है, उनको अपनी जो हिंदी की उपयोगिता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो अपने घर में उनको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि आपने कुछ दिन पिछले साल ही उत्तर प्रदेश का परीक्षा परिणाम हिंदी में गड़बड़ काफ़ी अच्छा नहीं आया था। जी जी। तो सरकारों को सोचना पड़ेगा कि जब अपने घर में ही हम भाषा की हिंदी की उस गुणवत्ता को नहीं स्थापित कर पाएंगे तो बाहर में कैसे करेंगे। तो सरकारों मैं को बार बार नया डॉक्टर साहब, मैं बार बार इसी प्रश्न पे आपको लाना चाह रही थी कि भाषा की आखिर ऐसी जो मौजूदा स्थिति इतनी बिगड़ क्यों रही है। आपने एकदम अपने शब्दों में सही जवाब दिया है उसका। यही उत्तर है कि लोग जब स्वयं प्रयास नहीं करेंगे भाषा का उत्थान नहीं होगा। भाषा हमेशा पराई बनी रहेगी जब तक हम उसे अपनाएंगे नहीं अपने निजी स्तर पे। मैं उसकी बात कर रही थी और आपने ठीक कहा। खैर, हमने डॉक्टर सहाय से बातें की, खूब सारी बातें की, उनके निजी जीवन से संबंधित, उनके कैरियर से संबंधित और उनके भविष्य की योजनाओं से जुड़ी तमाम चीज़ों पे चर्चा की। डॉक्टर सहाय ने बहुत बेबाकी से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और उम्मीद है कि हम अपने अगले एपिसोड में भी किसी ऐसे शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे जो खुलकर किसी पोशीदा विषय पे बातचीत करें। डॉक्टर सहाय ने जिस तरह से सीधे-सीधे लफ्ज़ों में हमारे तमाम तीखे प्रश्नों का जवाब दिया, मुझे लगता है हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग ज़रूर सुन रहे होंगे और उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर सहाय। निसंदेह आप भाषा की सेवा यूँ ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें और इस भाषा की लौ को जलाते रहें। क्योंकि आप एक सृजन होगा तो आपके पीछे तमाम सृजन की कड़ियाँ जुड़ेंगी और मुझे उम्मीद है कि भविष्य सुनहरा भविष्य आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। आपके लिए कुछ एक पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको समर्पित करूँगी, एक भाषाविद को, मैं फिर कहूँगी भाषाविद को समर्पित करूँगी कि ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर सहाय। आप हमारे बिहार एट 9 के मंच पे आए। आपने बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से डिस्कनेक्ट हुए भी, बट वापस पुनः हमसे जुड़े और आपने दर्शकों के समक्ष भाषा की दुरूहता को लेकर, भाषा के परायेपन को लेकर और वैश्विक स्तर पर भाषा की स्थिति को लेकर जो चर्चा छेड़ी, जो मुहिम छेड़ी है, निसंदेह वो मशाल आगे जलती रहे और हम सब लोग इससे जुड़े रहें। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत आभार। आप इस मंच पे आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके मंच का, आपके जो आपने बिल्कुल स्वाभाविक से जो प्रश्न पूछे, जिनका मैंने कुछ दर्शकों को यदि आप लोग को कुछ कमियाँ लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी को मैं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, आप सभी के। और न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत सशक्त होगा तो बिहार भी सशक्त होगा, हम सभी सशक्त होंगे। और मैं जय हिंद, जय हिंदी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामना करता हूँ। और दर्शनी प्रिया जी का, अमित जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आपने यह मंच दिया है और इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे सुना, समय दिया। भाषा की ये सेवा लगातार जारी रखें, लगातार जारी रखें, हम आपके साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ, किसी अगले फ्राइडे को बिहार एट 9 में। हमारे तमाम दर्शकों को बहुत-बहुत आभार जो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।